Very good morning, students. Can you hear me? Yes, sir. Good Yes. morning, guys. Okay. Yes, sir. Okay. So let's begin the class. So हम लोगों ने लास्ट क्लास में सॉलिड स्टेट में कहां तक कर लिया था? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तक कर लिया था, राइट? जहां पर हमने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात कर ली थी, इफ आई रिमेम्बर। ऑक्टाहेड्रल चल रहा था। ऑक्टाहेड्रल चल रहा था। बीच में समझ बच्चे आ लिया गए था? थे दूसरे। यस सर। अच्छा, ओके। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में हमने यहां तक कर लिया होगा कि that this void is formed by 6 atoms. 3 atoms of one layer and the 3 atoms of other layer constitute an octahedral void. आई थिंक हमने यहां तक लिख लिया होगा। यस सर, उसका स्ट्रक्चर भी देख लिया था। स्ट्रक्चर भी देख लिया था। So if we have 3 atoms in any one layer, they are arranged like this, and 3 atoms in the other layer of an atom, they are arranged like this. So they are making a triangle with the opposite orientation. तो अगर मैं इस सिस्टम को इसके ऊपर रख दूं, they will look like this. So all these 3 atoms, they are touching to each other. These 3 are touching to each other. तो यहां जो empty space generate होगा, that is octahedral void. सर ये पूछना था, जो हमने बाकी स्क्वायर वॉइड या ट्रायंगुलर वॉइड रेडियस निकाला था, वो सारे याद रखने होंगे कि वो बस हम लोग निकाल बिल्कुल, वो याद वैसे तो आप निकाल सकते हो कभी भी। सर? मुझे नहीं लगता उसको डिराइव करने में कुछ ज्यादा टाइम लगता है। नहीं बट सर, अगर वो याद रहेगा ना, क्वेश्चन करने में आप फटाफट फटाफट सॉल्व करते जाओगे। अदरवाइज पहले आप निकालोगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करोगे। तो और सर वो परसेंटेज जो निकाला था, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग सर। फ्रैक्शन, हाँ सर, वो पैकिंग भी याद है। फ्रैक्शन, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तीनों पैकिंग फ्रैक्शन अच्छे से पता होने चाहिए। पैकिंग फ्रैक्शन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ये ऐसी चीजें हैं जो अगर आप सोचो ना कि मैं याद रखूं, आई विल रिकमेंड शीट जब करोगे ना, ये अपने आप याद हो जाएगा। जब आप Okay, शीट sir. के क्वेश्चंस लगाओगे, बाय डिफॉल्ट ये याद होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो हमने बात यहां तक कर ली थी कि अगर ये 3 एटम्स, इफ आई एज्यूम इट like the 3 atoms are joined with each other, but I'm just showing them like this, ताकि आपको पता लगे कि एक ट्रायंगल की फॉर्म में है और 3 एटम सेकेंड लेयर के इसके ऊपर है, but these 3 are touching, these 3 are touching, so they are forming like a star shaped. बट इन 6 एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करते हुए एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, जिसका एम्प्टी स्पेस जो जनरेट हो रहा है इनसाइड दिस, वी कॉल दिस रीजन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पर अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को इस तरीके से दिखाऊं, प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इज 1 एटम अबव, 1 एटम बिलो। सो अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल की मैं बात करूं, और अगर मैं ये कहूं कि ये सारे 6 एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, all 6 are touching to each other. In fact, I should not use the word all 6. I will say these 2 are not touching to each other.
but this is in contact with these three. They are forming a triangle. They are forming a one triangle. So I think you can realize कि ये दो एक ट्रायंगुलर शेप में एक लेयर, एक ट्रायंगुलर प्लेन है, बट दोनों ट्रायंगुलर प्लेन ऑपोजिट ओरिएंटेशन में है, लाइक दिस. अगर एक ट्रायंगल ऐसा पड़ा तो दूसरे ट्रायंगल का वर्टेक्स डाउनवर्ड है. तो ये ट्रायंगुलर प्लेन और ये ट्रायंगुलर प्लेन मिलके ये दोनों टचिंग करके हुए यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहे हैं. और जब ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो इनका कांटेक्ट बन जाएगा, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ. they all will appear you in a square plane like this. Like this. They all will appear like this. जिसकी ये जो एम्प्टी स्पेस जनरेट हो रही है, इसके वर्टिकली अबव ये बैठा हुआ है और वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे ये बैठा हुआ है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने शायद मॉडल से आपको दिखा दिया था. Yes, sir. यस सर. ओके. तो जस्ट मैं ऐसे एक बार दोबारा दिखा रहा हूं कि ये एक ट्रायंगुलर यूनिट है और एक ये ट्रायंगुलर यूनिट है. दोनों ट्रायंगुलर यूनिट का ओरिएंटेशन ऑपोजिट है, ये तो दिख रहा है ना आपको. अगर मैं इसे नंबर 1 बोल दूं तो इसका नंबर 1 यहां पर है. तो अगर मैं इसको इसके सामने रख दूं, यहां पे जाके एक एम्प्टी स्पेस बिल्कुल इनसाइड यहां जनरेट होगी. और अगर इस एम्प्टी स्पेस को अगर आप विजुअलाइज करो तो शायद आप एक चीज देखना, जहां पे मेरे 4 फिंगर्स हैं, जहां से मैंने 4 फिंगर से पकड़ा हुआ है इसे, लाइक दिस. जहां मेरे 4 फिंगर्स इस वक्त हैं, क्या आपको एक स्क्वायर दिख रहा है? यस सर. स्क्वायर. जहां मैंने 4 फिंगर्स दिख रहे हैं और एक वर्टिकली अबव ये वाला है, दिस इज वर्टिकली अबव एंड दिस इज पीछे वाला वर्टिकली बिलो. पर ये 4, 1 2 3 and 4, they are this 4 and those 4s are touching over here. They are touching like this. तो अब ये जो वर्टिकली अबव है ना, वर्टिकली अबव, यहां पे अगर मैं बात करूं वर्टिकली अबव, ये इन चारों को टच कर रहा है. ये वर्टिकली डाउन वाला इन चारों को टच कर रहा है. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर मेरे पास एक तरीके की स्क्वायर वॉइड है? 2 डायमेंशन टाइप की सिचुएशन में ये एक स्क्वायर वॉइड है, जिसके ऊपर वर्टिकली अबव और वर्टिकली बिलो होने के कारण उस स्क्वायर वॉइड ने अपना 3 डायमेंशन रूप ले लिया. तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस वॉइड में जो एटम फिट हो सकता है उसका रेडियस कितना आएगा? अगर इस वॉइड का रेडियस स्मॉल आर कह दो और ये कैपिटल आर है, तो इस वॉइड का रेडियस कितना होगा अगर ये कैपिटल आर एटम्स का रेडियस? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर? स्मॉल आर आएगा √2 - 1 into r. √2 - 1 into r. This is radius of octahedral void in 3 dimension. Right? ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यहां तक सब लिख लिया होगा. Can I erase? Yes sir. Okay. तो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देख दो. What is fraction of the edge
not covered or unoccupied basically. In body centered cubic units. And same as well as for face centered cubic units. सर पिछले वाले में जो आर और आर का रिलेशन आता है वो आप बोल देंगे? दोबारा बोलो। सर पिछले वाले में जो आर और आर का रिलेशन आता है ना, हाँ, that is this. ओके सर। What is the fraction of edge not covered in body centered cubic unit cell as well as for face centered cubic unit cell? आई होप आपने डीपीपी नंबर 3 और 4 कर लिया होगा। यस सर। सबका, क्योंकि मेरे पास किसी ने अभी तक कोई क्वेरी होल्ड नहीं की, ना टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, ना कॉल पे, ना टेक्स्ट पे किसी ने कोई क्वेरी नहीं रखी हुई। सर हो गए थे सारे सब क्वेश्चन। ओके, और एपीएसपी अपना कोऑर्डिनेशन का होमवर्क में दे दिया था? यस सर। पार्ट 3 यस सर। एपीएसपी का क्या स्टेटस है? किसी के कुछ डाउट्स अनआंसर्ड, कुछ क्वेरीज हो, करो कॉल, टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो। यस सर। ये सर आज शाम में करना। ओके ओके, हाँ जी, क्या आंसर आएगा? सर बीसीसी का 13.5% के आसपास है। हाँ ठीक है। और एफसीसी का 29.3। 29%। ओके, बीसीसी में अपने पास एटम्स, they are present at corner and at the body center such that body diagonal के along ये तीन एटम आपस में टचेंगे। सो √3a4r है। तो यहां पर इस एज का कितना हिस्सा है जो कवर्ड है? कवर्ड तो सिर्फ r और r, दे आर नॉट टचिंग टू ईच अदर। तो अगर इसका रेडियस r और इसका रेडियस r है तो फ्रैक्शन विच इज ऑक्यूपाइड ऑफ एन एज, that is r plus r 2r divided by this edge length which is a। तो 2 into r by a का रेशियो रखना बस। और बॉडी डायगोनल पर तीन एटम टच कर रहे हैं तो √3a4r हो गया। सो r by a is √3/4। सो √3/2 आना चाहिए। इतने परसेंट फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है, तो फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड विल बी ऑफ एन एज will be 1 minus √3/2, which is approximately 13%। यही किया था जिसने भी आंसर दिया। यस सर। यस सर। यस सर। बस फर्क इतना, फेस सेंटर में क्या होगा? फेस सेंटर में a√2। सर a√2 बराबर एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर
and they are present at face center as well, हर face center पे। तो किसी भी फेस डायगोनल पर एटम्स टचिंग कर रहे होंगे, ये फेस सेंटर वाला एटम इन दोनों कॉर्नर को टच कर रहा होगा। तो यहां पर आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस a/√2 बन जाएगी, एंड a/√2 इज 2r। हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, सेम चीज। सो अगेन फ्रैक्शन ऑफ द h which is occupied is again r and r, 2r is occupied divided by edge length, but r by a की वैल्यू आप यहां से पुट करोगे, r by a is how much, 2√2। तो r by a बन जाएगा 1/2√2, सॉरी। तो उसके अकॉर्डिंग आप फ्रैक्शन ऑफ एज लेंथ ऑक्यूपाइड निकालो, सब्ट्रैक्ट करके ऑलमोस्ट एज यू सेड 29% के आसपास हो जाएगा ना सबका? यस सर। ओके। So now hexagonal close packing in 3 dimension. Suppose I have, यहां जो ड्राइंग बनेगी ना वो आपने ड्रॉ करनी है कॉपी में। I have one sheet of atom in which atoms are arranged in a hexagonal close packed sheet. You are drawing also. I have one sheet of atom which is arranged in a 2-dimensional hexagonal close packed way. अब इस 2 डायमेंशन में जो आपने ये अरेंजमेंट बनाया, इसमें अब अपनी कॉपी में इस रीजन को अंडरलाइन करना। ये जो वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड, दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड। अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो इसकी ट्रायंगुलर वॉइड इस शेप में आ रही है। आप अपनी कॉपी में जस्ट ऐसे शेप ड्रॉ करना कि ये ट्रायंगुलर वॉइड है। लेट्स से दिस इज नंबर 1 ट्रायंगुलर वॉइड। ये 3 एटम 1 2 3, लेकिन नेक्स्ट 3 एटम 2 3 4 की ट्रायंगुलर वॉइड अगर मैं दिखाऊं तो वो ऐसी है। चेक करो, क्या इसी शेप में आपको ट्रायंगुलर वॉइड अल्टरनेटिवली दिख रहे हैं? अगर मैं इस ट्रायंगुलर वॉइड का नाम रख दूं ए ट्रायंगुलर वॉइड और इस ट्रायंगुलर वॉइड का नाम रख दूं बी, तो क्या आपको ये चीज दिखेगी? ए बी ए बी ए बी ए बी। क्या आपको अल्टरनेटिवली ये ट्रायंगुलर वॉइड्स ए बी ए बी ए बी ए टाइप बी टाइप ए टाइप अल्टरनेटिवली दिखेंगी? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके। अब आप ये बताओ, अगर मैं सेकंड शीट इसके ऊपर रख रहा हूं, दिस इज 1 शीट, अगर मैं सेकंड शीट इसके ऊपर रख रहा हूं, अगर मैंने ए टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड पे एटम रखा और मुझे क्लोज पैकिंग करनी है, तो क्या मैं बी टाइप की वॉइड पर भी एटम्स रख सकता हूं क्या? अगर मैं ए पे रखूं तो साइमल्टेनियसली क्या मैं बी की ट्रायंगुलर वॉइड भी कवर कर सकता हूं क्या? नो सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम आएगी?
अलाइन नहीं रहेगा मतलब अलाइंड नहीं पूरा नहीं रहेगा, होगा। अलाइंड नहीं रहेगा। सपोज अगर मैं यहां ए टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड यानी कि इस टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड पे रेड कलर से दिखाने लगा हूं, लेकिन वो सेकंड शीट है, सेकंड शीट। अगेन ए टाइप का ट्रायंगुलर वॉइड, तो आई थिंक यहां से इस ड्राइंग में आपको साफ दिख रहा है कि मैंने ए टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड पे रेड कलर के एटम्स फिट किए, तो कुछ हद तक ये बी टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड में स्पेस ही नहीं बचेगी मेरे पास कि मैं एटम फिट कर सकूं, उसे कवर कर सकूं। उसको कवर नहीं कर सकता। हालांकि मैं ये तीन से 3, 4 और 5 से फिर से अगली बार मेरे पास ए टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड आ रही है जो कवर होगी। फिर से यहां पर ए टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड कवर होगी। आई थिंक आपको ये रीजन क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब आपने एटम्स को ए टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड पे रखना शुरू किया तो आपके पास बी टाइप की ट्रायंगुलर वॉइड पे एटम्स को रखने की स्पेस ही नहीं बचेगी। बट ये जो आपको बी शीट दिख रही है, रेड कलर वाले एटम्स की शीट दिख रही है, सिर्फ उसको देखना है अपनी कॉपी में। वो कौन सा अरेंजमेंट है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग? जो रेड कलर की शीट दिख रही है हेक्सागोनल। वो भी हेक्सागोनल शीट है। क्या रेड कलर की हेक्सागोनल शीट का एटम, कोई भी एक एटम अपने नीचे वाली ब्लैक शीट के एटम के एग्जैक्टली ऊपर है या नहीं? नो सर। नहीं। बी शीट हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है और बी शीट का कोई भी एटम एग्जैक्टली एक ब्लैक एटम के ऊपर नहीं आ रहा, तो मेरी बी शीट भले ही हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है, पर दैट इज डिफरेंट एज कंपेयर टू फर्स्ट ब्लैक शीट जो उसके नीचे पड़ी हुई है, वो भी हेक्सागोनल क्लोज शीट है। तो आई एम टॉकिंग, दिस इज एन ए शीट एंड दिस रेड शीट इज कॉल्ड एज बी शीट ऑफ एटम, बी शीट। पर मुझे एक बात बताओ, जहां एक रेड दिख रहा है, जहां एक रेड दिख रहा है उसके नीचे चेक करके देखो, क्या 3 ब्लैक ऐसे दिखेंगे? जहां रेड कलर का एटम दिख रहा है उसके नीचे 3 ब्लैक एटम दिखेंगे? यस सर। चाहे वो ब्लैक, हर बार आप चेक करना वो 3 ब्लैक ट्रायंगल की फॉर्म में और उनके ऊपर एक रेड है, कहीं भी। और फिर ये भी देखना, क्या 3 रेड इस तरह से अरेंज दिख रहे हो इस शीट के अंदर, जिसके नीचे ब्लैक ऐसे दिख रहा है? जरा यहां देखो, ये रेड, ये वाला रेड और ये रेड, जिसके नीचे ब्लैक दिख रहा है। बोलो, क्या ऐसे अरेंजमेंट दिख रहे हैं आपको इस शीट में? क्या इस तरह का अरेंजमेंट और इस तरह का अरेंजमेंट इस शीट में कहीं दिख रहा है? यस सर। तो मैं बोलूंगा इस वक्त इन चारों ने मिलके टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया हुआ है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड की डेफिनेशन थी
तीन एटम एक प्लेन के हों, एक शीट के हों, और एक चौथा एटम डिफरेंट शीट का हो, तो यहां भी तीन एटम ऊपर वाली लेयर के, क्योंकि रेड को मैंने सेकंड नंबर की शीट बोला है, तीन ऊपर वाली शीट के एटम्स और नीचे का एक एटम ब्लैक शीट का, और यहां तीन ब्लैक शीट के एटम बॉटम वाली शीट, उसके ऊपर एक रेड कलर का शीट मिलके टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। आई थिंक दैट इज क्लियरली विजिबल ओवर हियर और नॉट, कि टेट्राहेड्रल वॉइड दिखे। अब जरा ये चेक करो, अब कहीं भी यहां पे ड्राइंग में देखना आपने, क्या आपको ऐसे तीन रेड और इनके ऊपर, इनके नीचे तीन ब्लैक, क्या इस फॉर्मेट में दिख रहे हैं? एंड लुक ओवर हियर, जहां मैं नंबरिंग करने लगा हूं 4 4 5 6, और रेड कलर के ऊपर मैं शेड करने लगा हूं, ये तीन रेड जिनको मैंने शेड किया, और 4 5 6 का ओरिएंटेशन देखो, क्या उसमें आपको ये चीज दिखेगी? यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। यस सर। Yes, sir. जहां 4 5 6 ये तीन ब्लैक एटम्स, और उसके ऊपर तीन रेड शेडेड सर्कल्स, तीन रेड शेडेड एटम, और बीच में यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टू डायमेंशनल शीट को जब आपने एक शीट के ऊपर दूसरी शीट बिछाई, तो दो तरह के वॉइड जनरेट हुए। तो अगर मैं इस स्टोरी को अभी तक इतना लिख दूं, तो मुझे नहीं लगता इसमें यहां तक किसी को कोई डाउट होना चाहिए कि वी हैव ए शीट which is hexagonal close packed in 2D। मैंने क्यों 2D बोला? क्योंकि एक शीट बिछाई है 2D में, उसके ऊपर 2 डायमेंशन में दूसरी शीट बिछाई है। we have B sheet which is again hexagonal close packed in 2D। both sheets when are arranged, when are placed over each other, we get two type of voids in 3 dimension: tetrahedral as well as octahedral void। अब सिर्फ इस ड्राइंग में देखना, पर क्या आपको ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्लियरली दिख रहा है? मतलब बोर्ड पे जो मैंने ड्रॉ किया यहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। अगर मैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे थर्ड लेयर का एटम इसके ऊपर फिट करने को, थर्ड लेयर का एटम जिसको मैं ब्लू से मार्क करने लगा हूं, अब आप अपनी कॉपी में ये ड्राइंग ऐसे बनाओगे, तीन ब्लैक तीन रेड ऑपोजिट ओरिएंटेशन में। अब सेंटर में एक ब्लू कलर का एटम रख दो, ये थर्ड लेयर का एटम है, क्या उसके नीचे एग्जैक्ट कोई ब्लैक एटम आएगा? क्या इस ब्लू कलर के सर्कल No, sir. बिल्कुल नीचे No, sir. नहीं आएगा? ओके, अब जो मैं मार्क करने लगा ना उसको ध्यान से देखना, दिस रेड, दिस रेड, दिस रेड, ये तीन रेड जो इस ओरिएंटेशन में, इस ओरिएंटेशन में, जिनके नीचे एक ब्लैक शायद आपको यहां दिख रहा हो, ऐसे, ये एक ब्लैक जिसके ऊपर तीन रेड हैं,
जिन्होंने मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई थी। अगर मैं इन तीन रेड, ऊपर की तरफ तीन रेड है, नीचे ब्लैक है, उन तीन रेड के जहां ये तीन रेड ऐसे पड़े हुए हैं, यहां अगर मैंने तीसरी लेयर के एटम रखा तो वो नीचे वाले ब्लैक के एग्जैक्ट ऊपर जाएगा। मानते हो या नहीं? अगर मैंने ये तीन रेड के नीचे वाला ब्लैक है, ये ऊपर नहीं है, इन तीन रेड की इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर एटम रखा थर्ड लेयर का, तो वो उस ब्लैक के एग्जैक्ट ऊपर जाएगा, Yes. उसको मास्क कर देगा। यस सर। तो मैं बोलूंगा कि मेरी तीसरी लेयर का एटम अगर मैंने सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा तो वो थर्ड लेयर आइडेंटिकल टू द फर्स्ट लेयर है। पर अगर मैंने तीसरी लेयर का एटम सेकेंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रखा तो मेरी थर्ड लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर या सेकेंड लेयर जैसी नहीं है। डू यू अग्री टू दिस? कि अगर मैंने तीसरी लेयर का एटम सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा तो वो ब्लैक के जस्ट ऊपर जाएगा, यानी कि बॉटम मोस्ट के ऊपर होगा। ये सिचुएशन ऐसी होगी, कुछ ऐसे देखना। यहां पे सपोज बी लेयर के रेड, तीन रेड ऐसे पड़े हुए हैं, ये वाले तीन रेड, जिनके नीचे यहां पीछे की तरफ यहां एक ब्लैक एटम होगा। अगर मैंने इनकी टेट्राहेड्रल वॉइड, जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनी, एक एटम बिलो, एक एटम बिलो, और ये तीन उसके ऊपर पड़े हुए हैं। अगर मैंने तीसरी लेयर का एटम टेट्राहेड्रल वॉइड पे ऐसे रख दिया, ये एटम जा रहा है, ये एटम यहां रख दिया, क्या वो एग्जैक्ट पीछे वाले एटम के ऊपर आएगा? यू गॉट दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि तीसरी लेयर का एटम अगर सेकंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करेगा तो वो तीसरी लेयर का एटम एग्जैक्टली बॉटम लेयर के ऊपर जाएगा। तो थर्ड लेयर मेरी आइडेंटिकल होगी बॉटम लेयर के साथ। We call it as A, B. Now the third layer is again exactly lying above the atom of bottom layer. So third layer will be identical to the first layer. That arrangement A, B, A, B, A, B. But all sheet, A sheet, B sheet, third sheet, they all are arranged in hexagonal close packed way. So this alternative sheet arrangement where the third layer atom cover the tetrahedral void, not the octahedral void of the second layer, they generate a three-dimensional hexagonal close packing. तो ये चीज अब मैं यहां लिख रहा हूं। When third layer atom, when the atoms of third layer are placed covering the tetrahedral voids, then atom of third layer comes exactly above the atom of first layer. So third layer is identical to the first layer. We call it as AB, AB, AB packing in 3 dimensions or hexagonal close packing in 3 dimensions. अब मुझे इस टाइप की पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना आएगा जब हर शीट हेक्सागोनल क्लोज पैक में, हर शीट हेक्सागोनल, तो कोई भी एक शीट का एक एटम अगर ले लूं तो वो कितने एटम्स को टच कर रहा होगा? अगर मैं थर्ड शीट का, सेकंड शीट का या फर्स्ट शीट का कोई भी एटम ले लूं, हर शीट हेक्सागोनल क्लोज पैक वे में अरेंज है,
12। तो किसी एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? संचय सेड 8 एंड समवन सेड 12. हु सेड 12. रविजीत। हु सेड 12? रविजीत बोलो। ओके, 12 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हो ये रहा है, अगर मैं इसको यहां ड्रॉ करके दिखाऊं ऐसे, सर 6 अपनी लेयर की करेगा और 3 ऊपर नीचे की। करेक्ट, बिल्कुल ठीक. दिस इज ए 6 atoms which are forming hexagon, जो ऐसे पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6, और ये सेंटर वाला एटम. इसके जस्ट ऊपर, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड आएगी, तो एक एटम बॉटम लेयर का, तो 3 एटम टॉप लेयर के होने चाहिए ऐसे. कि इनका सेंटर इसके ऊपर जा रहा है, ये 3 एटम और ये 4th एटम, ये मिलके टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहे हैं. इसी तरीके से इसके नीचे, क्योंकि अगर ये ए शीट, ये बी शीट, तो नीचे मेरे पास बिल्कुल इसी ओरिएंटेशन में ये ए शीट है. अगर मेरे पास इसके ऊपर गया, तो अब ये 3 को इसके ऐसा टाइप का एटम मिलेगा जिसके साथ ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे. ए बी type arrangement. So coordination number of each atom is 12. Each atom is touching 6 atom in its layer, 3 atoms below and 3 atoms above. अगर मैं इसको मॉडल के थ्रू दिखाऊं, यहां एक चीज देखो, ये 6 atoms हेक्सागोनल क्लोज पैक में अरेंज है. 6 एटम 7 एटम हेक्सागोनल क्लोज पैक में अरेंज है. अगर मैं इस एटम को ऐसे, इस ओरिएंटेशन को ऐसे रखूं, अगर मैंने एक एटम जो मैं बी लेयर का रखने लगा हूं, वो भी हेक्सागोनल क्लोज पैक शीट है, अगर मैंने इसको इसके एग्जैक्टली ऊपर रखा ना, एग्जैक्टली एग्जैक्ट, यानी कि इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, तो मुझे कौन सी पैकिंग मिलेगी 3 डायमेंशन में? ए बोल दूं, ए. Yes. अगर मैंने एग्जैक्ट हेक्सागन के, अगर यहां देखो, अगर हेक्सागन का ये एक वर्टेक्स है, इस हेक्सागन के 6 वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5 6. अगर मैं इस हेक्सागन के ऊपर ये हेक्सागन का वर्टेक्स एग्जैक्ट रखूं सेम, तो यहां मुझे स्क्वायर जैसा दिखेगा. यहां मुझे एक स्क्वायर दिखेगा, यहां मुझे स्क्वायर दिखेगा. ऐसे कितने स्क्वायर फेस दिखेंगे? कितने स्क्वायर फेस दिखेंगे? सर 6 दिखेंगे. 6. दिखेंगे. तो ये भी एक हेक्सागन 3 डायमेंशन में बन रही है. अगर मैं ऐसे एक और शीट रख दूं, एक और शीट रख दूं, एक और शीट रख दूं, तो बेसिकली मेरे पास एक हेक्सागन का यूनिट सेल बनेगा. अगर आपको याद हो, तो जब हमें वेरी फर्स्ट डे में क्रिस्टल सिस्टम के 7 टाइप पढ़ी थी, एक बनाया था हेक्सागोनल अरेंजमेंट इन 3D, जिसमें बोला था A is equal to B, not equal to C, but अल्फा बीटा 91 गामा 120. यस सर. ये बिल्कुल वो बन रहा है. अगर मैं इसके ऊपर एक और शीट रख दूं, एक और शीट रख दूं, एक और शीट रख दूं, जरा देखना, मुझे एक बात बताना, अगर मैं इसकी साइड रख दूं ना हेक्सागन की, ये साइड 2R होगी और ये साइड 2R होगी. बोलो, ये 2R और ये 2R. और अगर मैं इसके ऊपर ये लेयर्स रखता जाऊं, तो ये जो वर्टिकल हाइट है वो लंबी होनी शुरू हो जाएगी. लेकिन इसका ये जो बेस है, बेस का जो एरिया है, बेस के एरिया में यहाँ पर 2R एक एज लेंथ और एक 2R दूसरी एज लेंथ होगी, तो वो A और B बराबर हो गए. पर द थर्ड साइड इज डिफरेंट, एंड डेफिनेटली हियर वन एंगल कैन बी 120 डिग्री, इस साइड और इस साइड के बीच का एंगल एज लेंथ का. पर क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैंने ये एटम्स ऐसे रखे होते, ऐसे, तो आप मुझे बता सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता? एग्जैक्ट एटम एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के रखे हैं मैंने. तो मुझे ये बताओ, इस वक्त ये एटम अपनी लेयर में कितनों को टच करता?
6 को 6 अपने से नीचे कितनों को टच करता? 1 1 1। और इसी तरह अपने ऊपर कितनों को टच करता? 1 पर अभी इस मॉडल में ही अगर आप देखोगे ना, मैंने जब एटम को रखा, ये ना शिफ्ट होके ऐसे गिर जाते हैं, स्लाइड हो जाते हैं, अपने आप स्लाइड हो जाते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे पकड़ता हूं, ये ऑटोमेटिकली हिल के यूं ऐसे स्लाइड होते हैं हल्के से। यानी कि ये जो शीट है ना, ये चाहती है ये हेक्सागन तो दूसरा हेक्सागन ऐसे आए, ऐसे ना आए, ये स्लाइड करती है यहां पे। तो अगर मेरी शीट स्लाइड कर गई, वो ये रेड कलर वाली 2 डायमेंशनल हेक्सागन शीट है। उसके ऊपर फिर से अगर मेरी बॉटम वाली शीट आ जाए, तो ए बी टिल्टेड हेक्सागन, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, वो 3 डायमेंशनल हेक्सागन की बात मैं कर रहा हूं। क्योंकि उसमें क्या होगा, इस अरेंजमेंट में क्या होगा, लुक एट देयर। इस वक्त मुझे ये बताना, यहां पर आपको ट्रायंगुलर वॉइड्स कितनी दिख रही है? ट्रायंगुलर वॉइड्स 6 6। मैं नंबरिंग दे रहा हूं, ये 1 वाली है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6। जैसे ये मैंने 3 एटम, बी लेयर के 3 एटम यहां रखे, तो मुझे बताओगे कितनी ट्रायंगुलर वॉइड्स कवर हो गई? जो मैंने इस वक्त 6 दिखाई थी, कितनी कवर हो गई? 3 3 कवर हो गई। यस सर पर जहां जो 3 कवर हुई हैं, क्या ये चेक करो, जो 3 कवर हुए वो एक ग्रीन के द्वारा और उसके नीचे 3 व्हाइट के द्वारा कवर हुई है। यस सर यस जहां कहीं एक ग्रीन है, उसके नीचे, जहां कहीं एक ग्रीन है उसके नीचे 3 व्हाइट है, 3 व्हाइट ये वाले। तो क्या मैं ये बोल दूं कि 3 ग्रीन ने नीचे वाले, जहां जहां 3 ग्रीन है, ये 3 ग्रीन और ये सेंटर वाला व्हाइट, एक टेट्राहेड्रल व्हाइट वहां बनी है। और जहां एक ग्रीन है और उसके नीचे 3 व्हाइट है, तो एक ग्रीन के नीचे 3 व्हाइट ने मिलकर टेट्राहेड्रल व्हाइट बनाया, 3 ग्रीन के नीचे एक व्हाइट ने मिलकर टेट्राहेड्रल व्हाइट बनाया। ऐसे कितने टेट्राहेड्रल व्हाइट आपको इस वक्त दिख रहे हैं इस अरेंजमेंट में? 4 4। अब मैं बी लेयर, जो ग्रीन लेयर का बी लेयर का टेट्राहेड्रल वॉइड है, विच वन? ये 3 ग्रीन और इसके नीचे सेंटर वाला एक व्हाइट जो सबसे पीछे है, ये व्हाइट, और ये 3 ग्रीन। इसके ऊपर यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड पे एक और हेक्सागन टिका दूं, ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनेगा ए बी ए। और उसके ऊपर फिर से ए बी अरेंजमेंट। पर डोंट फॉरगेट, ये जो ग्रीन है ना, ये जो ग्रीन के 3 एटम है, ये एक्चुअल में 3 नहीं है, ये भी एक ग्रीन कलर का डिट्टो ऐसा हेक्सागन है। बस फर्क कितना है कि ये 3 ग्रीन का जो हेक्सागन है और इस व्हाइट का हेक्सागन है, वो स्लाइटेड टिल्टेड है थोड़े। कुड यू फील दिस अरेंजमेंट ए बी? यस सर यस क्या अब ये क्लियर है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इस वक्त पूरी क्लास में सबको बैठो को 12 दिख रहा है? 12 किस तरीके से बताओ? अगर मैं इस वक्त ये बोलूं कि इस व्हाइट का, सेंटर वाले व्हाइट का कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं बोलूंगा अपनी लेयर में वो 6 व्हाइट को टच करेगा, अपने नीचे वो 3 ग्रीन को और अपने ऊपर वो 3 ग्रीन को। पर मुझे इस ग्रीन बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ क्या होगा? इस ग्रीन बॉल का कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका भी 12 उसका भी 12। कैसे? वो ग्रीन अपनी लेयर में, वो ग्रीन अपनी लेयर में कितनों को टच करेगी? 6। कौन सी? ग्रीन को या व्हाइट को? ये ग्रीन वाली लेयर, ग्रीन को। और एवरी ग्रीन अपने नीचे कितनों को, किस और कितनों को और किसको टच करेगी? व्हाइट को 3 3 व्हाइट को नीचे, 3 व्हाइट को ऊपर। सो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज 3 डायमेंशनल ए बी अरेंजमेंट, जिसकी बात हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कर रहे हैं। अब अगर मैं इस लैटिस को इजी वे में, कैजुअल वे में थोड़ा ड्रॉ करके दिखाऊं, मैं इसको ऐसे दिखाना चाह रहा हूं कि लेट से ये हेक्सागन,
यहाँ कौन कौन किसको टच कर रहा है? अगर मैं नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्या 1 2 को टच कर रहे हैं? यस सर। 2 3 को टच करेगा, 3 4 को टच करेगा, 4 5 को टच करेगा, 5 6 को टच करेगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 6 7 को टच करेगा, 7 3 को टच करेगा, 2 7 को टच करेगा, 7 5 को टच करेगा, 1 7 को टच करेगा, 7 4 को टच करेगा। इन शॉर्ट 7 सबको टच कर रहा है। इसी तरह जैसे मैंने इसके ऊपर आफ्टर सम डिस्टेंस एक नई लेयर बना रहा हूं, this is A sheet, this is again A sheet. लेकिन अब ये ध्यान से देखना, मैं जो 3 एटम है ना, मुझे इसके रिस्पेक्ट में वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे बनाने हैं। मतलब मुझे एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनानी है जो ये एक और इसके ऊपर 3 का ट्रायंगल। वो मैं कैसे बना रहा हूं ये देखना। ये 6 ट्रायंगुलर फेस दिख रहा है, 6 ट्रायंगुलर फेस। इस ट्रायंगुलर फेस के ऊपर, यानी कि मैं इस फेस के सेंटर पे बना रहा हूं, इस फेस के यहां कहीं बना रहा हूं, ये फेस यहां जो इसके ऊपर है, इस ट्रायंगल के कहीं ऊपर, सेंटर से कहीं ऊपर एक एटम रखा मैंने। फिर अगला ट्रायंगल ये छोड़ दिया, नेक्स्ट ट्रायंगल वाला ये जो फेस बनेगा, ये वाला फेस, ये वाला फेस, यानी कि जिसका ट्रायंगुलर बेस ये है, इसके कहीं सेंटर से नेक्स्ट ट्रायंगुलर फेस छोड़ दिया। अब नेक्स्ट ट्रायंगुलर फेस ये वाला, जिसका फेस ये फ्रंट वाला फेस है हेक्सागन का, यहां कहीं ये 3 एटम, और इसके सेंटर से, इस ट्रायंगल के सेंटर से ये बिल्कुल नीचे वर्टेक्स पे आऊं तो ये एटम है। ये 3 एटम बी लेयर के और ये एटम मिलके एक टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेट करेंगे। पर मैंने चूज कैसे की? ये ट्रायंगुलर फेस, ये ट्रायंगुलर फेस, ये जो साइड है ये एक पैरेललोग्राम इस फेस का, हेक्सागन के इस फेस के कहीं यहां डिस्टेंस पे है। फिर नेक्स्ट ट्रायंगुलर फेस छोड़ दिया, नेक्स्ट ट्रायंगुलर फेस, इसके ये साइड ये एक फेस बना रही थी हेक्सागन का, यहां कहीं नेक्स्ट ट्रायंगुलर फेस छोड़ दो, फिर ये ट्रायंगुलर फेस जिससे एक हेक्सागन का ये फेस बनेगा फ्रंट वाला, इसके कहीं सेंटर पे। तो ये 3 एटम कहने को 3 है पर हैं ये भी हेक्सागन शीट में अरेंज। पर ये ध्यान रखना कि ये 3 आपस में टचिंग है और ये 3 इस वक्त इसको भी टच कर रहे हैं, यानी कि दे आर अरेंज्ड लाइक दिस। इफ दिस इज 3 एटम, कैन आई कॉल इट दे आर मेकिंग इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये तीनों टच कर रहे एक दूसरे को। दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एवरी साइड इज 2r। यस। और इसी तरह ये भी टच करेगा इसको, ये ऊपर वाला, क्योंकि ए बी लेयर एंड देन ए लेयर ये भी टच कर रहा है इन तीनों को। तो अगर मैं इसको अपना रेफरेंस मान लूं, इसको रेफरेंस, और उसके नीचे ये 3, तो मैं बोलूंगा इस ट्रायंगुलर बेस के सेंटर तक अगर ले आऊं और इनको चारों को ज्वाइन कर दूं, तो मुझे एक रेगुलर टेट्राहेड्रल मिलेगा जिसकी हर साइड, टेट्राहेड्रल की हर साइड वो 2r नहीं है, पर टेट्राहेड्रल के कॉर्नर से कॉर्नर का डिस्टेंस 2r है। टेट्राहेड्रल की साइड क्या होती है? ये टेट्राहेड्रल की साइड है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं ये एटम मिलके 2r डिस्टेंस पे, ये एटम और ये एटम ये 2r डिस्टेंस पे, ये एटम दे आर एट 2r डिस्टेंस, दे आर एट 2r डिस्टेंस।
So every these two atoms are at 2r distance. इसी तरह ये और ये आपस में, ये और ये आपस में 2r डिस्टेंस पे है, ये और ये आपस में 2r डिस्टेंस पे। तो मुझे आपसे ये चीज पूछनी कि क्या आप ये टेट्राहेड्रल इमेजिन कर पाए हो? 1 2 3 एंड दिस इज द फोर्थ वन। तो मैं इस फोर्थ को इस पेन से दिखा रहा हूं, ब्लू पेन से, और उसके नीचे ये जो 3 एटम है, they are arranged like this. अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ये इन तीनों को टच कर रहे हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, क्या इस डायग्राम में, इस ज्योमेट्री में, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं, कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेस है? इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेस, ये से टच कर रहा है, ये से टच कर रहा है, ये से टच कर रहा है। A tetrahedral is said to be perfect regular tetrahedral if its all 4 triangular faces are perfect equilateral triangle. तो ये एक perfect equilateral triangle है। 2r distance, 2r distance, 2r distance, 2r distance. Again these are again 2r. तो अब अगर कोई मुझे ये कह दे कि इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, इस डायग्राम का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन में हमें ऑब्वियसली ये चेक करना पड़ेगा how much volume is occupied in this hexagon divided by total volume of this hexagonal unit cell. Total volume of this hexagonal unit cell into 100 percentage packing fraction. तो मुझे सबसे पहले तो ये चीज देखना है कि इस यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, पर यूनिट सेल कितने हैं। अगर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल x है और हर एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो फिर ये नंबर बनेगा मेरे पास 4/3 पाई आर क्यूब। दिस इज वॉल्यूम ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय नंबर n. दिस n इज रैंक ऑफ द यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में एटम्स हैं कितने, पर यूनिट सेल कितने एटम है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। अब इसमें मुझे ये बताओ, इसमें एटम्स इस पूरे यूनिट सेल में, ये यूनिट सेल है आपका, ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में ये चीज बताओ, कॉर्नर पर कितने एटम्स दिख रहे हैं, कॉर्नर पे टोटल एटम कॉर्नर वाले 12। फेस सेंटर पे कितने दिख रहे हैं, फेस सेंटर पे 2। और ये 3 पूरे हेक्सागन के अंदर है, एग्जैक्टली इनसाइड है, दे आर कवर्ड इनसाइड द हेक्सागन। डू यू एग्री विद दिस? यस सर। तो मुझे ये बताओ, कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? 1/3। 1/3। ओके। यस सर। और फेस सेंटर की 1/2। और ये जो इनसाइड है पूरे, 1। और मैं अगर ये कहूं कि मुझे आपकी फेस सेंटर और अंदर वालों की कंट्रीब्यूशन तो सही लगी, कॉर्नर वाले की कंट्रीब्यूशन 1/3 1/6 है, 1/6 है। यस सर। कैसे जस्टिफाई करेंगे सर? वो हाफ का 1/3 3 एक प्लेन में। पहले तो मुझे ये बताओ, अगर मैं हेक्सागन 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 अरेंज करूं, तो मुझे ये बताओ कि एक कॉर्नर आपको 3 बेस एरिया से तो दिख गया था ना कॉमन, शायद जिसके लिए 1/3 आया था इमेज दिमाग में। सर नीचे हाउ भी कैन है। यू फॉरगेट, किसके नीचे भी हेक्सागन है,
इसके नीचे भी हेक्सागन है, इसके नीचे भी हेक्सागन है, ऊपर भी हेक्सागन है हर एक के, यानी कि हर बेस के ऊपर हेक्सागन है, हर बेस के नीचे भी हेक्सागन है। तो ये कॉर्नर वाला एटम कितनी हेक्सागन का कॉमन कॉर्नर बन जाएगा? 6 का। तो अब मैं यहां से आपको एक रिजेम्बलेंस दिखानी चाह रहा हूं। हेक्सागन की साइड्स कितनी थी? 6। या फिर ऐसे सोचो, हेक्सागन के बेस के कॉर्नर कितने थे? बेस के कॉर्नर 6, 1 2 3 4 5 6 वर्टेक्स। तो हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/6 थी। लेकिन जब मैं क्यूब बना रहा था, क्यूब में कितने कॉर्नर थे? बेस के कॉर्नर 4। वहां हमारे कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही थी? 1/8। सो जस्ट मैं रिकॉल करवा रहा हूं, क्योंकि इस चीज को अब हम आगे जाके यूज करेंगे। तो यहां पर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/6 है। इसमें अब किसी को कोई डाउट तो नहीं कि सर ये 1/6 क्यों लिया, 1/3 क्यों नहीं लिया? इज देयर एनी सिंगल पर्सन सिटिंग इन द क्लास जिसको कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 1/6 जस्टिफाइड ना लग रही हो? ओके, तो अब मुझे बताओ यहां पर कितने एटम पर यूनिट सेल आएंगे? 6 कितने एटम पर यूनिट सेल? 6। हाँ संचय। सर एक बार वो 1/6 वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। संचय ये बता, ये जो बेस है ना, ये बेस, इस बेस के ऊपर हेक्सागन है, क्या इसके नीचे भी तो हेक्सागन होगा? यस सर। ओके, अगर ये कॉर्नर 3 बेस का कॉमन कॉर्नर है, हर बेस के ऊपर हेक्सागन है, हर बेस के नीचे हेक्सागन है, तो ये कॉर्नर 6 हेक्सागन यूनिट सेल का कॉमन कॉर्नर होगा या नहीं? हाँ ठीक है You got this? You got this? यस सर, यस सर। Okay. So 4/3 pi r cube is 6 is the rank of the unit cell. कैसे? इसकी कंट्रीब्यूशन हाफ फेस सेंटर की, 1/6 ऑफ ईच कॉर्नर, ऐसे 12 कॉर्नर हो गए, 12। और ये जो 3 है, दे आर कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल। तो टोटल रैंक ऑफ यूनिट सेल इज 6। अब मुझे चाहिए वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन निकालना। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन निकालने का तरीका, बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट, लेट दिस हाइट इज C, क्योंकि हम यूनिट सेल की क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर वही मान रहे। दिस इज A, दिस इज B, and both A are B equal, they are touching 2r, this distance is 2r, but this distance C is not equal to A or B because this height is more. अब मुझे ना एक स्टूडेंट था अपनी क्लास में, मेरे को नाम नहीं पता, उसने जिस दिन मैं क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा रहा था ना 7 तरह का, उसने कहा था सर ऐसा क्यों होता है हेक्सागन में कि A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C आएगा। एक स्टूडेंट था जिसने पूछी थी ये चीज, ऐसा क्यों नहीं हो सकता A इक्वल टू B इक्वल टू C हो? जो भी स्टूडेंट था, क्या आज आपके पास कोई आंसर है कि A इक्वल टू B इक्वल टू C क्यों नहीं हो सकता? डू यू हैव एनी आंसर कि एक हेक्सागोनल यूनिट सेल में A इक्वल टू B इक्वल टू C वाली पैकिंग क्यों नहीं हो सकती? बीच में एक और लेयर आ गई, कि बीच में एक लेयर आ गई। अगर हम ये मान लेते कि A इक्वल टू B इक्वल टू C वाली लेयर करनी है, तो मेरे कुछ इस पैकिंग के लिए वो करेक्ट यूनिट सेल ना होता, क्योंकि मेरे कुछ लेयर ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल की डिस्प्लेसमेंट करने से कवर ही ना होते। डू यू थिंक, डू यू अग्री टू दिस? इसलिए A इक्वल टू B इक्वल टू C वाली कोई यूनिट सेल बन ही नहीं पाई, क्योंकि उसमें सारे एटम्स उस लैटिस के, उस पूरे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के कवर ही नहीं हो पाएंगे। दैट विल नॉट बी द परफेक्ट यूनिट सेल। दैट इज द आंसर टू दैट स्टूडेंट। जो कह रहे हैं अभी आपने, मतलब वो यूनिट सेल बना के नहीं कहा जिसमें दोनों हेक्सागोनल एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो गए थे, फिर आपने कहा था वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा क्योंकि वैसा कोई अरेंजमेंट सॉलिड्स में बना ही नहीं। ऐसे सॉलिड्स ही नहीं मिले जिसमें एटम्स इस पैकिंग में अरेंज्ड हो। हर बार ये लेयर स्लाइड कर जाती है क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आना था। सिर्फ ग्रेफाइट में वैसा होता है ना, हेक्सागन के ऊपर। दैट इज दिस, ये जो आप देख रहे हो वो ये है।
ग्रेफाइट क्लियर एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ी होती, वो हमेशा टिल्टेड है। उनके बीच में मैं मान लेता हूं, यहां जो आप कह रहे हो ना कि बीच वाली लेयर नहीं होगी, कोई ना कोई वो भी लेयर है, वहां भी कोई ना कोई बीच वाली लेयर आती है। क्योंकि सॉलिड क्यों चाहेगा, अगर उसको ये ए अरेंजमेंट पसंद होता 3 डायमेंशन में, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और एबी में उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 12 मिल रहा है, एंड सॉलिड विल लाइक टू हैव अटेन मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, इसलिए सारी अरेंजमेंट ऐसी बनती है टिल्टेड वाली, ये लेयर फिर इसके ऊपर परफेक्ट लेयर, फिर ये लेयर, फिर परफेक्ट लेयर। इसलिए हमारी यूनिट सेल उस लैटिस के लिए, जो ये लैटिस हम कर रहे हैं, जो मोर स्टेबल अरेंजमेंट है, उसमें कभी वो यूनिट सेल नहीं बन सकती ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाली, वो सिमेट्रिक यूनिट सेल बनेगी नहीं। या वो उस यूनिट सेल से अगर आप हर तरीके से डिस्प्लेसमेंट करो अलोंग द साइड्स इक्वल टू द एज लेंथ, पूरा क्रिस्टल लैटिस नहीं बन पाएगा, कुछ पॉइंट्स छूट जाते हैं। ये उस दिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, बट टुडे आई थिंक यू शुड हैव द रीजन फॉर दैट। ओके, नाउ माय पॉइंट इज, अब मुझे हेक्सागन का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन में ये लिख दूं, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय, हाँ तो इसमें ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मतलब वो अनस्टेबल तो रहेगी पर वो सारे ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी, ये बात तो मतलब क्लियर नहीं हो रही है। मतलब ये इसको तो ड्रॉ करियो, एक ऐसी लैटिस को इमेजिन करना और एक हेक्सागन को घुमाना आगे पीछे करके, तुझे पता लग जाएगा। अगर तेरी हेक्सागन घूमेगी ना, यूनिट सेल तेरा घूमेगा, ऑटोमेटिकली तेरा थर्ड साइड अनइक्वल होना शुरू हो जाएगा। अगर तू उसमें सिमेट्रिक सारे यूनिट सेल ऑल इक्वलेंट लैटिस पॉइंट रखना चाहेगा, तेरे यूनिट सेल को ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होना पड़ेगा। ये तब समझ लेगा जब आप बैठ के तसल्ली से इमेजिन करते हो और सामने अपने मॉडल रख लेते हो, तब आप चारों तरफ से नजरें घुमा के देखते हो कौन सा यूनिट सेल कौन सी किस पैकिंग में आ रहा है। सो द पॉइंट इज, जब भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 12 में ए बी अरेंजमेंट आएगा, ए बी ये वाला ए नहीं, ए बी अरेंजमेंट, इसमें कभी भी वो यूनिट सेल नहीं आ सकती जिसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी वाली। अब यहां पे हाइट ऑफ मैंने मान ली हेक्सागन की सी, एरिया ऑफ बेस को क्या लिखूं, जल्दी बताओ। सर 6 into √3/4 a square, 6 into √3/4 2r का स्क्वायर। सो दिस इज डिस्टेंस इज 2r। अब मुझे ये सी निकालना है किसी तरह। सी निकालने के लिए मैं ये काम कर रहा हूं कि अगर मैं यहां पे ये 3 एटम ले लूं, ये 3 एटम और ये चौथा एटम, ये इसके साथ टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा था, ये 1 और ये 3 और यहां से, या यूं कह लो, छोड़ो, इस एटम का यहां से सेंटर तक डिस्टेंस, एक ट्रायंगुलर प्लेन के सेंटर तक का डिस्टेंस c/2 है। इसी तरह इसका डिस्टेंस c/2 है अप टू दिस। इस ट्रायंगल के सेंटर का बॉटम वाले एटम के साथ c/2 और इस ट्रायंगल के सेंटर का इस टॉप के फेस सेंटर के साथ c/2, टोटल लेंथ है c। तो अब मेरा टास्क ये है कि मुझे एक टेट्राहेड्रल देखना है और मुझे इसकी ये वर्टिकल हाइट इस प्लेन में ढूंढनी है। करके दिखाओ अब कैसे मिलेगी। ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं, ये 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर पे जाके यहां से यहां तक की वर्टिकल हाइट, सॉरी ये लाइन है, यही लाइन है, ये पूरी सॉलिड लाइन है, यहां टच कर रही है। मतलब एक ट्रायंगल मान लेता हूं, ऐसे ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां से एक पॉइंट उठा रहा हूं, तो मुझे बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए। ये एटम ये है, इस ट्रायंगुलर प्लेन का यहां कहीं, आई थिंक इट इज लाइक सेंट्रॉइड, जहां पे तीनों मीडियन आके मिलेंगे। सेंट्रॉइड तक, इस सेंट्रॉइड पॉइंट से इसकी हाइट मुझे फाइंड करनी है। और अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है और ये D पॉइंट है, DB is 2R, they are touching,
BA is 2r, AC is 2r, CB is 2 times radius of the atom. Now you have to tell me this height will be how Sir, much? root 2 by 3a. C by 2 will be, C by 2 height है, इसका नाम मैंने C by 2 रखा हुआ है, C by 2 will be how much? बट ये कैलकुलेट करके पता नहीं चाहिए, कैलकुलेट करके। क्या ये इसके बराबर आ रही है आपकी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबकी? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं C को बोल रहा हूं 2 बाय रूट 3 का स्क्वायर रूट टाइम्स 4r। और ये डाटा याद रखना, हाइट ऑफ हेक्सागन, या मैं यूं बोल दूं दिस इज 2a times 2 by root 3 where a is edge length of the base. A is 2r, क्योंकि मैं 4r को लिख रहा हूं 2 times 2r। अभी कोई बोला था? मेरा आ नहीं रहा रूट 2 बाय। ओके, एक बार नाम बताओ कौन है, क्योंकि इससे मुझे धीरे धीरे पहचान तो होगी। सर ईशान। ईशान, इट्स ऑलवेज गुड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ जहां नहीं समझ में आए। वेरी गुड। मैं ये नहीं कभी नहीं मान सकता कि एक बैच में अगर 10 स्टूडेंट्स है ना, सबके सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में ये डिस्टेंस मिल जाए। तो बहुत रेयरली लाइक 1-2 स्टूडेंट होते हैं जिससे हाय बताओ बोलूंगी ना बोलूं, पूछू कि ना पूछू। इट्स वेरी गुड टू आस्क, ग्रेट। तो ईशान ये चीज देख ले, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इन्होंने जो बनाई ना, मैंने ये डिस्टेंस रख ली 2r ABC, और यहां पे जाके कहीं ये हाइट है D पॉइंट, इसकी हाइट इस सेंटर इस ट्रायंगुलर प्लेन से। तो अगर मैं किसी तरह यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस निकालूं, किसी तरह से ये डिस्टेंस, तो ये मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ADO पॉइंट। पर मुझे AO डिस्टेंस नहीं मालूम। AO डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर रहा हूं। तो ये डिस्टेंस हो गई R, तो ये एंगल 30 डिग्री। तो AO डिस्टेंस जो मुझे फाइंड करना है, लेट इट बी दिस पॉइंट इज P। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल OPA आई एम यूजिंग cos 30 विच इज R बाय AO। AO डिस्टेंस मुझे नहीं पता, तो AO विल बी 2R बाय रूट 3। AO डिस्टेंस अब मुझे मिल चुका है, पर मुझे ये पता है कि AD पे ये दोनों एटम टच कर रहे हैं, क्योंकि ये साइड 2R है। तो अब मैं पाइथागोरस लगा के, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब मैं OD डिस्टेंस निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास AO डिस्टेंस भी है और AD भी। तो AD स्क्वायर माइनस AO स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी ADO डिस्टेंस, which is AD is 2R square minus 2R by root 3 का स्क्वायर। root 8 by 3R, which is 2 times root 2 by 3। पर ये नहीं भूलना, ये हमने जो DO डिस्टेंस निकाली है वो यहां से लेके यहां तक किया है, जिसको मैं C by 2 बोल रहा हूं। तो C की वैल्यू आ गई 4 times
this distance. इसको मैंने लिख दिया 2/3 टाइम्स 2 टाइम्स 2r इस 4r को, और 2r की वैल्यू पुट कर दी a, क्योंकि ये दोनों टचिंग थे, a is 2r. ईशान क्लियर है? यस सर. ओके गुड. अब ईशान जल्दी से पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू बता सॉल्व करके कितनी आ रही है. अब तुझे बेस का एरिया पता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 6 है, न्यूमरेटर में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 6 है, और डिनोमिनेटर में तेरे पास हाइट भी आ चुकी है, और दूसरा बेस का एरिया पता है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया. मुझे कैलकुलेशन करके दे कितने परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन आएगा. सर √2 π/3 आ रहा है. सॉल्व करके कितने परसेंट आ रहा है ये चाहिए, फिगर के फॉर्म में चाहिए. कितने परसेंट? 25%, 50%, 60%, कितने परसेंट? क्या कहते हो भाई? 74%. 74%. हाँ बिल्कुल ठीक, वेरी गुड. और ये फिगर भी याद रखना. अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये क्वेश्चन आपको ऐसे आए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर? दिस इज ए लेयर, दिस इज बी लेयर. c/2. अब क्या बोलोगे? c/2. ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3D में अगर हो रही है तो ए लेयर, बी लेयर, ए लेयर, तो ए बी लेयर का एडजेसेंट लेयर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? तो आप बोलोगे c/2. c/2 की वैल्यू √2/3 है. तो जब भी कहीं आ गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स, एडजेसेंट पैरेलल लेयर्स इन AB पैकिंग, यानी कि 3 डायमेंशन की बात हो रही है. अब कभी नहीं, जो 2 डायमेंशन में आपने पढ़ी थी ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वो भी AAAB था. पर अब अगर क्वेश्चन में ये मेंशन अगर नहीं किया हुआ, ऐसे सीधा पूछ लिया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लेयर्स इन द ABAB पैकिंग, व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ABAB अरेंजमेंट, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, बाय डिफॉल्ट मानना 3D है. क्वेश्चन में अगर कोई 2D अरेंजमेंट होगा तो वो बोलेंगे, वहां पे जाके ये नहीं एक्सक्यूज है ना सर ABAB कौन सा, 2D वाला 3D वाला. तो हम पूरी 3 डायमेंशनल सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं. तो हर जगह जब तक कुछ नहीं मेंशन, 3D मान के क्वेश्चन सॉल्व करना. अच्छा, डेंसिटी ऑफ दिस यूनिट सेल अगर निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर मुझे इस यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है, कितने एटम्स का मास काउंट करूं इस पूरे यूनिट सेल में? हाउ मेनी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स? 6. सो मास ऑफ 6 एटम्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, and mass of 6 atom divide by volume of unit cell में लिख रहा हूं 6 into √3/4 a square into this c 2 times √2/3 times a, because this is volume of unit cell. तो इसे सॉल्व करके कितना बन जाएगा? 3. दिस इज 3√3, √3 कैंसल, 3√2 सिर्फ बचेगा. और मास ऑफ 6 एटम लिख लूंगा एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास. अभिषेक पकड़ लेगा मुझे. डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर, डिवाइड बाय क्या लिखूं? 3√2 है क्यूब. बोलो, दिस इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, प्रोवाइडेड मैं एज लेंथ को सेंटीमीटर में ले रहा हूं. अग्रीड? Yes, sir. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. अब आ जाओ फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट. फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन is also called cubic close packed arrangement.
ये सिनोनिम है। हाँ बोलो। सर जो हमने दो तरह की वो पढ़ी थी सर, इसमें ऑक्टेहेड्रन के ऊपर एक जो एटम रखा था सर, उसका नहीं करेंगे मतलब डिस्कशन? वही है, अब ये वही है। ठीक है। मैंने अभी तक यही कहा था ना, थर्ड लेयर के एटम्स को सेकंड लेयर के टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर रखा था। यस सर। तो वो कवर कर गया था फर्स्ट लेयर के एटम को। यस अगर मैंने थर्ड लेयर के एटम को ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखा होता तो उसके नीचे कहीं कोई ब्लैक एटम नहीं आ रहा था। यस सर। तो वो मेरी थर्ड लेयर डिफरेंट थी। तो अब मेरा बन Yes. जाएगा ए बी सी अरेंजमेंट, ए बी सी ए बी सी ए बी सी 3 डायमेंशन में, वो ये अरेंजमेंट है। इज दैट क्लियर? मतलब हम उसी Yes, पे जा रहे हैं जो हम छोड़ के गए हैं पीछे एक पॉइंट। सर हाँ बोलो। सर जैसे ये डेंसिटी निकाली है सर, इसमें इंटू 6 नहीं होगा न्यूमरेटर में? किसमें? न्यूमरेटर में? हाँ सर। अरे हाँ यार, आना था, सॉरी, 6 तो आना था, बिल्कुल आना था। अब मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक का पहले इजी वर्जन बता रहा हूं आज वाला काम, जो बेसिकली 15-20 मिनट का टाइम जो बचा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अपने पास यहां पर सबसे पहले तो एटम्स कहां कहां है? कॉर्नर पर एंड एट फेस सेंटर। तो मुझे फटाफट इस यूनिट सेल की रैंक बता दो। हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल? 4। सब लोगों को क्लियर है ना? 8 कॉर्नर sir. वाले और 6 फेस सेंटर वाले। यहां पर अगर मैं एक एटम का डिस्टेंस देखूं बाकी सबके साथ, मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्या मैंने सबको नंबर दे दिया ना? 8 और 6 14। हाँ, अब मुझे 1 2 का डिस्टेंस एज लेंथ ए के बराबर दिख रहा है। क्या आपको भी दिख रहा है? यस सर। 1 2 के बाद 1 4 और 1 7, ये सब एज लेंथ ए पे दिख रहे हैं। दे आर एट डिस्टेंस ए। अब मुझे 1 6 1 14 1 5 का डिस्टेंस a/√2 दिख रहा है। क्या आपको भी दिख रहा है? 1 5 1 6 Yes, sir. 1 14। ठीक है, यस ओके। 1 8 1 3 एंड 1 11 का डिस्टेंस √2 है। Yes, sir. 1 9 का डिस्टेंस √3 है। 1 9 का डिस्टेंस। यस अब मुझे ये डिस्टेंस बताओ, 12 का डिस्टेंस 1 के साथ। 12 का डिस्टेंस मुझे 1 से निकालना है। सर रूट क्या 5 पहले a/2। √5 a/2। अच्छा चलो Yes. छोड़ो, 13 का डिस्टेंस 1 के साथ कैसे निकालोगे? ये फ्रंट फेस का सेंटर है, फ्रंट फेस का सेंटर। क्या मैं ऐसे बोल दूं ये a/2 डिस्टेंस और फिर यहां से इसका डिस्टेंस निकालो और फिर जोड़ दूं? इस फेस सेंटर का इस कॉर्नर से डिस्टेंस चाहिए मुझे। मतलब कॉर्नर से सामने वाले फेस का सेंटर डिस्टेंस चाहिए मुझे। तो कैसे मिलेगा? फ्रंट फेस का सेंटर 13 नंबर और कॉर्नर का डिस्टेंस, और बॉटम फेस का सेंटर और 1 नंबर, और इसी तरह 10 नंबर का कॉर्नर से डिस्टेंस चाहिए। शायद ये मेरे यही पॉइंट रह गए ना, 1 10 1 13
और 1 12। 12। क्या बाकी मेरे सारे कवर हो गए? चेक करो। Yes. बाकी सारे कवर हो गए, ये 3 ही रह गए हैं। 1 के साथ 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 9 10 11 12 13। हाँ, ये 3 डिस्टेंसेस बताओ कैसे मिलेंगे? ये फ्रंट फेस का सेंटर, फ्रंट फेस का सेंटर, ये फ्रंट फेस का सेंटर है और ये कॉर्नर। यानी कि एक तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्यूब मान लूं तो ये कॉर्नर पर इस फेस का सेंटर और इस फेस का सेंटर, ये फ्रंट फेस है। तो अगर मेरा ये कॉर्नर है, मुझे यहाँ के फेस सेंटर तक जाना है, डिस्टेंस कैसे लेके जाऊंगा? सर ऊपर वाली एज और आगे 6 मतलब 3/2 ए आ रहा है। A रूट पहुंचो कैसे? पहुंचो कैसे? सर पहले एक मतलब जो एज से डायगोनल होगा, diagonal ले लो सर। हाफ डायगोनल, हाँ, मतलब डायगोनल तो नहीं बनेगा, मतलब एक ए साइड और a/2 का एक राइट एंगल ए साइड और a/2 तक का ले आया। यस ये a और ये a/2, तो यहाँ का एक डिस्टेंस निकाला हाइपोटेन्यूज, फिर उसका डिस्टेंस यहाँ से। यस, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसका पॉइंट और इस कॉर्नर के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। वैसे निकालो। पहले a और फिर ये a/2 हाफ एज लेंथ, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, फिर यहां से मैं a/2 नीचे गया, जो डिस्टेंस आई वहां से लेके कॉर्नर का हाइपोटेन्यूज। यही कह रहे हो ना? यस सर। बताओ कितनी आ रही वो वैल्यू? 3/2 है। तो रूट ऑफ 3/2 इंटू क्या वो ऐसी वाली आ रही है डिस्टेंस? 3/2 का पूरा रूट a, यस सर। यस ये आनी चाहिए। सारे पॉइंट्स ढूंढ लिए सारे। तो मैं अब ये कहने लगा हूं कि अगर मैं इन सारे डिस्टेंसेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सर एक 112 रह गया, वो रूट 5/2 है। 112 5/2 आएगा। ये 112 वाला आ रहा है ना सबका? 1 और 12 का डिस्टेंस पक्का आ रहा है ना सबका? नो सर, नहीं नहीं वो रूट 3/2 ही है। ओके रूट 3/2। हाँ सर, रूट 3/2 आ रहा है। वो वाला चेक कर ठीक लेते हैं, नहीं है। एक मिनट ऐसा चेक कर लेता हूं। ये कॉर्नर से ये फेस सेंटर था एक, अब ये बॉटम का सेंटर था, बॉटम का सेंटर, ये बॉटम वाले फेस का सेंटर है। तो मैं ये देख लेता हूं, यहां से मैं यहां आया a, यहां से आया यहां तक a/√2, तो ये डिस्टेंस मिलेगी, फिर a/2 आना पड़ेगा। हाँ, ये भी इतना ही आएगा। ये देखो, अगर मैं यहां से आऊं a डिस्टेंस और यहां से a/2 तक आऊं, तो यहां तक एक राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज मिला, फिर a/2 इधर गया, फिर ये मिलेगा। क्यों अभिषेक? हाँ, ये डायमेंशन तो वही बन गई, डायमेंशन तो वही बन गई। ये a/2, तो अब ये डिस्टेंस कितनी आ गई? a² + a²/4 का रूट, 3a²/4 का रूट, यानी कि √3/2 टाइम्स a। ये डिस्टेंस यहां से लेके सर ये वाला डिस्टेंस रूट 5 वाला आएगा, वो ये ये a और ये a/2 सर ऐड होगा ना? सर 2 बार लगाने की जगह एक बार पाइथागोरस से हो जाएगा। यस सर, 1 4 अगर हम 12 और 4 को कनेक्ट करें, 12 और 4 को कनेक्ट कर लो। हाँ ठीक है, फिर पाइथागोरस लगा देंगे, करके फिर पाइथागोरस लगा दो, यानी कि a/√2 और ये a का डिस्टेंस निकालो। यस सर। तो a/√2 का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो 3a²/2, तो वही डिस्टेंस है। यस सर, बराबर आ गया। बेसिकली कहने का मतलब है, अगर मैं इस कॉर्नर से उसके बॉटम का फेस सेंटर ले रहा हूं, तो ये और ये पॉइंट आइडेंटिकल है इसके लिए, तो जो डिस्टेंस 10 की होगी वही डिस्टेंस 12 की होगी, और वही डिस्टेंस 13 की भी आएगी, क्योंकि ये फ्रंट फेस का सेंटर है।
तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगली बार अरेंज करके बताओ, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कौन सी आ रही है? मिनिमम डिस्टेंस a by root 2 minimum, then a, then 3 by 2 root. Yes sir. Then root 2 and then root 3 है। ये मेरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंसेस आ रही। अब मुझे एक पॉइंट ये बताओ, 5 by 2 रूट ए डिस्टेंस पर भी इसके साथ कॉर्नर वाले को कौन मिलेगा? अगर मैं एक क्यूब के साथ दूसरा क्यूब जोड़ दूं, ये भी फेस सेंटर्स हो जाए। अगर मैं ये कॉर्नर लूं फॉर एग्जांपल, चाहे ये कॉर्नर लो या ये कॉर्नर लो, बात तो मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंट होने वाली है। क्या इससे ये वाला फेस सेंटर या पीछे वाला फेस सेंटर या एक बार ये फेस सेंटर देख लो, ये कितनी दूर पड़ेगा इससे? ये a by 2 एंड नाउ दिस। इससे एक बार इसकी दूरी बता दो और इससे एक बार इस फेस सेंटर की दूरी भी देख लेते हैं। ये फेस सेंटर की दूरी इससे एक बार बता दो। ऊपर वाले की √5/2 होगा, √5/2 होगा। और वो पीछे वाले का भी ये a by 2, तो टोटल डिस्टेंस 3a/2 का स्क्वायर, और ये a by 2 एंड नाउ इसका रूट। ये चेक करके देख लो कितना आएगा, 9 एंड 1 10/2 मतलब 5/2 रूट। क्या मैं सही लिख रहा हूं? सर बाय 4 9a स्क्वायर प्लस a हाँ स्क्वायर सर, सही 10a है, सही है स्क्वायर सर। 10a स्क्वायर बाय 4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर ये 2 स्क्वायर 4 और देन स्क्वायर रूट। बोलो भाई, अग्रीड कि ये डिस्टेंस ऐसी आ रही है किससे? इस कॉर्नर से इस फेस सेंटर की। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये वाला डिस्टेंस मैं कहां इस ऑर्डर में फिट करूं? इस ऑर्डर में कहां फिट करूं? √2 और √3 के बीच में। 2 और √3 के बीच में। तो अब ये डिस्टेंस आ चुके हैं 5/2 रूट ए एंड देन √3 है। मतलब किसी कॉर्नर के लिए अपना बॉडी डायगोनल किसी दूसरे फेस सेंटर से, दूसरे यूनिट के फेस सेंटर से भी दूर है। तो अब आपको मुझे ये वाले काम करके दिखाना है, कितने नेबर्स इतनी डिस्टेंस में मिलेंगे, कितने नेबर इस डिस्टेंस में, नंबर ऑफ नेबर्स एट दिस डिस्टेंस। ये काम आप एज ए होमवर्क करके दोगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ नेबर्स, अगर मैं इस एटम को रेफरेंस मान लूं, तो इस एटम को रेफरेंस मान के कितने नंबर ऑफ नेबर a/√2 पे होंगे, कितने नंबर ऑफ नेबर्स a डिस्टेंस पे, कितने √3/2 पे, कितने √2 पे। ये नंबर ऑफ नेबर्स एट दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन एटम निकाल के लाने। और यूनिट सेल की डेंसिटी तो अब आप, मुझे नहीं लगता कोई, फटाफट बता दो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या आएगी? यूनिट सेल की डेंसिटी में क्या करना पड़ेगा? सर पैकिंग फ्रैक्शन ही बस। एटम निकाल लेंगे, उसको कोऑर्डिनेशन हम वो रैंक से डेंसिटी मल्टीप्लाई ऑफ करके यूनिट सेल 4 टाइम्स ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर डिवाइड बाय a³। पर सबसे लोएस्ट डिस्टेंस a/√2 है। क्या मैं ये बोल सकता हूं किसी कॉर्नर वाले एटम से ये डिस्टेंस a/√2 ये सबसे नियरेस्ट है, तो ये दो एटम टच कर रहे हैं? यस सर।
तो इससे साथ ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है। इस एटम के लिए एक्स वाई प्लेन में 4 एटम टच कर रहे हैं, तो YZ और ZX में भी 4 मिलेंगे। कैसे? अगर मैं इसका डिस्टेंस इस फेस सेंटर से निकालूं और इस फेस सेंटर से निकालूं, पीछे वाला फेस सेंटर और आगे वाला फेस सेंटर, ये भी a/√2 होगा, तो राइट और लेफ्ट में भी तो एक आएगा। इसका इस फेस सेंटर से डिस्टेंस a/√2 है, बॉटम वाले फेस सेंटर से a/√2 है, तो a/√2 से इधर भी एक एटम और इधर भी एक एटम मिलेगा a/√2। मानते हो या नहीं? जबरदस्ती नहीं हाँ करनी जब तक खुद को कन्विंसिंग ना लगे। ये अगर फेस सेंटर है, इससे इसकी दूरी a/√2 है और मिनिमम a/√2 डिस्टेंस है, तो a/√2 पे ये 4 को टच करेगा, 4 को। तो अगर ये XY प्लेन में 4 को टच कर रहा है, तो लेट्स से ये YZ प्लेन बन गया और ये ZX प्लेन बन गया। शायद बहुत ज्यादा खिचड़ी मच गई ना। सर आ रहा है समझ। So this is a x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. तो अगर एक प्लेन में मुझे 4 एटम मिलेंगे, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी मुझे 4 एटम मिलेंगे, और एक वर्टिकल टिल्टेड प्लेन में भी मुझे 4 एटम मिलेंगे, और हर से सेंटर से इसकी दूरी a/√2 होगी। डू यू अग्री टू दिस? कि 12 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी अगेन 12, क्योंकि एक एटम 12 को टच करेगा। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, and nearest neighbor distance will be a/√2. So I can write that जो nearest neighbor है, यानी कि फेस सेंटर और कॉर्नर वाला एटम, they are touching to each other, तो a/√2 is 2r. तो अब आप पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। पैकिंग फ्रैक्शन में 4 एटम पर यूनिट सेल आ रहे हैं, तो पैकिंग फ्रैक्शन 4 × 4/3 πr³, ये आ गया 4 एटम का वॉल्यूम डिवाइड बाय क्यूब का वॉल्यूम इनटू 100 इज परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन। एक बार अभी के अभी मुझे R और A की ये वैल्यू पुट करके बताना, ये रिलेशन R और A का रिलेशन आपको पता है, ये यहां पे पुट करके बताओ कितने परसेंट आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। डू इट जस्ट राइट नाउ। If you know that A is 2√2R, so R/A is 1/2√2. Use this relation over here, R/A का क्यूब करना। तो सेम ही आएगा पिछले वाले। 74 सेम आएगा, 74% एग्जैक्टली। तो अगर आपको कोई ये कह दे कि भाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D और क्यूबिक क्लोज पैकिंग इन 3D में समानता क्या है? समानता यह कि पैकिंग फ्रैक्शन सेम आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम आया। तो जिन दो पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम आएगा, उन दो पैकिंग में हर बार पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम आएगा। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये अरेंजमेंट हमें तब मिलता है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा, जब हम थर्ड लेयर के एटम्स को सेकेंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे रखते हैं, ताकि ABC अरेंजमेंट बनेगा। बट FCC को क्यूबिक क्लोज पैकिंग में और पुरानी वाली हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमें सिमिलैरिटी पता लगी, कोऑर्डिनेशन नंबर 12, पैकिंग फ्रैक्शन 74% है। डिफरेंस बस इतना है, थर्ड लेयर की प्लेसमेंट सेकेंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वर्ड पे होगी तो FCC पैकिंग मिलेगी, और अगर थर्ड लेयर की प्लेसमेंट सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वर्ड पे आएगी तो आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D मिलेगा।
रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल में फर्क आएगा या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? सर एक बार लास्ट लाइन फिर से बोल दीजिएगा। मैंने ये बोला कि दोनों पैकिंग में समानता ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, पैकिंग फ्रैक्शन 74% है। तो यहां से हमें ये समझ में आना चाहिए अगर दो अरेंजमेंट्स का कोऑर्डिनेशन सेम ही होगा, लेकिन फर्क इतना है, थर्ड लेयर की अगर एटम्स की जो लेयर थी, अगर मैंने सेकेंड लेयर की टेट्राहेड्रल वॉइड पे रखा होता थर्ड लेयर के एटम्स में, तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D वाला था, AB AB AB। पर अगर थर्ड लेयर के एटम्स की प्लेसमेंट सेकेंड लेयर की ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होगा, उस केस में ABC 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 अरेंजमेंट जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब वो मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा कि विजुअलाइज करेंगे कैसे ABC बन रहा। ओके, तो आई थिंक आज के लिए टाइम हो ही चुका है। सो हियर आई एम गोइंग टू एंड अप दिस मीटिंग, बट आई रियली होप कि आपका कोऑर्डिनेशन का APSP कंप्लीट हो, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। सर डाउट सेंड किए हैं टेलीग्राम पे, और कॉल करो यार, कॉल करो, मैसेज करो, कॉल इज ऑलवेज द बेस्ट वे, 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। ये सर आज शाम में करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपना ड्यू होमवर्क सॉलिड स्टेट का कुछ दिया था, यस सर, सॉलिड स्टेट का 17 तक, यू डिड 17 तक, तो जितना होमवर्क दिया था वो 17 तक। आज मैं अब कुछ और पोस्ट करूंगा, दैट इज 18 तक खत्म करो। 17 तक जितना ऑलरेडी आपको कन्वेड है, चलो 19 तक जो आज मैं ऐड ऑन करूंगा वो 19 तक कर लेना। ओके, गोइंग टू एंड अप द मीटिंग। सर ये चैप्टर और कितना बचा हुआ? अभी इसमें बचा है, अभी इसमें हमें रेडियस रेशो करने हैं, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड, 4 लेक्चर मान के चलो। और मैं मोस्ट लाइकली आपको कल बुलाऊंगा, कल हम मिलेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, गोइंग टू एंड अप दिस मीटिंग। थैंक यू सर। ओके बच्चों।